हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा एक्सप्रेस। परीक्षा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए अपन 9th एंड 10th अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर देखते हैं। अपने 9th ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर मिस हो गए थे बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीज़न की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो अपन 9th और 10th के दोनों कंबाइन देखते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। पीडीएफ का लिंक, इस जो ये डॉक्यूमेंट है इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में है। ठीक है, आप देख लीजिए, जो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में है। काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इसमें पूरा डिटेल में भी दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, आप कहीं ये पीडीएफ भी पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इसमें सब कुछ कवर किया गया है फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू टू स्टेट लेवल एग्ज़ाम, सब कुछ कवर किया गया है। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव पीडीएफ है। ठीक है, डेली बेसिस पे अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना आर्टिकल रिलेटेड टू स्मार्ट टॉर्पीडो है। ठीक है, डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसका नाम स्मार्ट है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है व्हीलर आइलैंड से। क्लियर, तो व्हीलर आइलैंड जो अपना उड़ीसा कोस्ट पे, वहाँ से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है, ये टर्पीडो होता क्या है? टर्पीडो जो अपने सबमरीन्स होते हैं ना, जो पानी के अंदर रहता है, वहाँ से अपन टेस्ट फायर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, स्मार्ट सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज को उड़ीसा के तट से व्हीलर आइलैंड द्वीप से रिलीज़ किया गया है। क्लियर, इसमें डीआरडीओ की अलग अलग लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिसने पार्ट लिया है, अलग अलग प्रयोगशालाएँ डीआरडीओ की जिन्होंने पार्ट लिया है, जैसे डीआरडीएल, आरसीआई हैदराबाद, एआरडीआई आगरा, एनएसटीसीएल विशाखापट्टनम सहित कई डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं ने इसमें पार्ट लिया गया है। ठीक है, इसका सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। इससे अब इंडिया कहीं से भी, चाहे वो लैंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, ठीक है, अंडर वाटर भी अटैक कर सकती है। टॉर्पीडो क्या होता है? जो कि अंडर वाटर जाता है और अंडर कोई सबमरीन वगैरह छुपी होती है पानी के अंदर, तो उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, क्लियर है अपना। ये फर्स्ट किससे है? फर्स्ट अपना स्मार्ट से, सुपरसोनिक मिसाइल। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। क्लियर, चलिए अपन नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अपना नेक्स्ट आर्टिकल किससे रिलेटेड है? अपना जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड टू सेंट्रल जू अथॉरिटी से है। अभी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने रिसेंटली क्या, जो अपना दिल्ली का जू है, वहाँ पे जाके सर्वे किया और उन्होंने पाया कि जो इकोलॉजिकल सर्विस होती हैं, ठीक है, पर्यावरण क्या होता है, अपन को कुछ कुछ सर्विस देता है। जैसे देखिए, पर्यावरण से अपन को फूड मिलता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोविजनिंग सर्विस, होता है अपन को फूड देता है वो। ठीक है, अपन को क्या करता है? कल्चर प्रोवाइड करता है। अपन जाते हैं ना कि बहुत से अपन ऐसे होते हैं, जैसे पीपल का बनियान ट्री होता है, उसकी अपन पूजा करते हैं। अपन रिक्रिएशन के लिए जब अपन बोर हो जाते हैं सिटी की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से, तो अपन क्या कोई ऐसी नेचुरल जगह में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे अपन को थोड़ा फ्रेश फील हो। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है, कल्चर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, अपन को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करता है कि कभी कभी फ्लड वगैरह होता है तो इकोसिस्टम कहीं अच्छा होता है तट पे, तो वो फ्लड नहीं आने देता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कहीं इस पूरी सर्विसों को अपन कहीं कैलकुलेट कर लें, जैसे पानी भी, वाटर भी कहाँ से आ रहा है? वाटर भी की इकोसिस्टम की वजह से हो रहा है। ठीक है, कहीं अपन इन सबको, इसका फूड है, इसका जो वाटर के लिए कहीं कुछ चार्ज देना पड़े, इसके खाने के लिए अपन को कोई चार्ज देना पड़े। ठीक है, अपन को कल्चर कहीं घूमने फिरने के लिए कोई चार्ज देना पड़े। ठीक है, शेल्टर और जो अपन को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, अपन कहीं इसको सबको पैसों में तो ले जाएं, तो इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विस। ठीक है, इन सबको इकोसिस्टम सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो ये पाया गया कि जो अकेला दिल्ली का जू है वो 422 करोड़ 422 करोड़ की अपन को इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये किसने किया है? ये सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है, स्टडी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, उसने किया है। ठीक है, और किसने कमीशन करवाई थी? सेंट्रल जू अथॉरिटी ने। क्लियर, तो अपन थोड़ा सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में जान लेते हैं। ये सेंट्रल जू अथॉरिटी कौन है? ठीक है, उससे पहले ये देखिए, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली के चिड़ियाघर द्वारा प्रदान की गई पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं, ठीक है, ये 422 करोड़ तक की हैं। क्लियर, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है। केवल ये एक दिल्ली का केवल एक जू है। ठीक है, कहीं पूरे इंडिया के जू देख लिए जाएँ तो अपन देख सकते हैं कि अपने जो जू हैं, अपने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, अपने जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितनी ज़्यादा कॉस्ट अपनी हर साल बचा रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो किसी कानून से बनाई जाती है। ठीक है,
किसी कानून से बनाई जाती हैं, किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाती हैं, ठीक है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं, ठीक है। तो ये कौन से एक्ट से बनाई गई थी? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाई गई थी, क्लियर। तो ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें कौन कौन मेंबर होता है, ठीक है। तो इसमें जो मेन मेंबर होता है, जो इसका चेयरमैन होता है, वो मिनिस्टर ऑफ यूनियन, मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट विथ 10 मेंबर एंड मेंबर सेक्रेटरीज होते हैं, क्लियर। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी कि इसका जो चेयरमैन होता है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट होता है, क्लियर। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी का ये लोगो है, आप देख सकते हैं, क्लियर। होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। चलिए अपन अपना जो नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट न्यूज़ किससे रिलेटेड है वो देखते हैं, क्लियर। अपना नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू है यूएन वर्ल्ड हैबिटेट डे। जो यूएन होता है वो फर्स्ट मंडे जो पड़ता है, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर को वर्ल्ड हैबिटेट डे की तरह सेलिब्रेट करता है। तो इस बार 5 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया, क्लियर। तो इस बार जो अपना वर्ल्ड हैबिटेट डे है उसकी थीम क्या रही? हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, क्लियर। हाउसिंग फॉर अ बेटर अर्बन फ्यूचर। अपन जानते हैं कि जो अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अंदर भी जो 11 अपना गोल है उसमें साफ साफ बोला गया है कि अपन को क्या रिसिलेंट सिटीज़ बनानी है, और रिसिलेंट सिटीज़ बनाएंगे, सस्टेनेबल सिटीज़ बनाएंगे तो अपन को क्या जो उसके अंदर हैबिटेट है वो अच्छे से देने पड़ेंगे, नहीं तो स्लम्स वगैरह ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए यूएन क्या 5th मंडे ऑफ अक्टूबर को हमेशा क्या सेलिब्रेट करता है? वर्ल्ड हैबिटेट डे, क्लियर। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखना, और डेट इंपॉर्टेंट है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो थीम है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं। ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व निवास दिवस के रूप में नामित किया है, ठीक है। इस बार की थीम क्या है? सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी भविष्य, क्लियर। इंग्लिश में क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, क्लियर। चलिए अपन नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं, क्लियर। होप आप लग रहा है आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए नहीं आए तो आप इसका PDF डाउनलोड करके आप एक बार रीड कर सकते हैं, वीडियो को रिपीटेड आप इसको देख सकते हैं, क्लियर। चलिए अपना नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, ठीक है। गंगेटिक रिवर डॉल्फिन अभी क्या नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है? जो अपना नमामि गंगे प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है? जो पूरी गंगा को अपन को रिजुबिनेट करना है, उसको पूरा क्लीन करना है, ठीक है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का काम यही है, क्लीन। तो अपना जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन, ठीक है। माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन किस दिन पे किया है? जो गंगा रिवर डॉल्फिन डे सेलिब्रेट किया जाता है उसी दिन किया गया। तो चलिए अपन गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में थोड़ा जान लेते कि गंगा रिवर डॉल्फिन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो गंगा रिवर डॉल्फिन है वो अपना कौन सा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, क्लियर। फाउंड कहाँ पाया जाता है? जी गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्रा में। याद रखना कि इसमें गंगा रिवर डॉल्फिन है तो ये केवल गंगा में नहीं पाया जाता, जो अपना जो मेघना, ब्रह्मपुत्रा में भी पाया जाता है। केवल भारत में नहीं पाया जाता, भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया, क्लियर। और IUCN की रेस्ट में, IUCN क्या है? IUCN अपन ने देखा था कि एक रेड डाटा बुक रिलीज़ करता है जिसमें पूरी दुनिया भर के जो भी इंडेंजर्ड एनिमल हैं जिनको खतरा है कि वो लुप्त हो सकते हैं उनका पूरा डाटा है, ठीक है। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसकी रेड लिस्ट में इसका स्थान कौन सी कैटेगरी में? इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, क्लियर। चलिए अपन थोड़ा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के बारे में देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से पहले एक बार इसका हिंदी देख लेते हैं अपन के हिंदी में क्या है, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, भारतीय वन्य जीव संस्थान और वन विभाग ने गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के अवसर पर माई गंगा, ये इंपॉर्टेंट है, माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान शुरू किया है, क्लियर। याद रखना केवल ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का नहीं, भारतीय वन्य जीव संस्थान का भी इसमें योगदान है। और रिवर गंगा डॉल्फिन के बारे में अपन, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये केवल भारत में नहीं, भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश और गंगा में नहीं, केवल गंगा, मेघना एवं ब्रह्मपुत्रा में पाया जाता है, क्लियर। चलिए अपन अब थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है, क्लियर। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, मतलब अपने क्रिया विरिया जो होती हैं वो खुद तय करता है
किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में। याद रखना इसका कोई दिल्ली मुंबई कोई बड़ी ऐसी सिटी में नहीं है, ये देहरादून में इसका। कई एग्ज़ाम में इसका पूछा गया है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अपन आगे देखते हैं कि अपना नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल किससे रिलेटेड है। अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सितवे पोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इंडिया और म्यांमार क्या हुआ 2016 के आसपास से इंडिया और म्यांमार सितवे पोर्ट को बना रहे थे। क्लियर। सितवे पोर्ट अपन क्यों बना रहे थे कि ये अपन जानते हैं कि अपना चिकन नेक है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो अपना उत्तर पूर्वी भारत है उसको कनेक्ट करने के लिए केवल जो एक चिकन नेक है यहीं से कनेक्ट किया जाता है। मगर इंडिया को कभी कभार डर रहता है कहीं चाइना का कोई ऐसा हमला हो गया और चाइना ने ये ब्लॉक कर दिया तो अपना जो आधा भारत मीन्स नॉर्थ ईस्ट का जो भारत है वो तो इंडिया से पूरा अलग ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कि इंडिया ऑल्टरनेट रूट ढूंढ रहा है। ऑल्टरनेट मतलब कोई दूसरे अलग टाइप के रूट ढूंढ रहा है। तो इसने इंडिया ने एक अलग से रूट ढूंढा है जो कि क्या है, कोलकाता से चल के कहाँ तक जाएगा, सितवे पोर्ट। सितवे कहाँ पे है, म्यांमार में। ठीक है, फिर यहाँ से लैंड रूट और रेलवे के थ्रू ये फिर से अपन नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं। क्लियर। तो ये काम चल रहा था, तो अब किसका ऑपरेशनलाइज, अब इसका क्रानवे का काम शुरू हो गया। इंडिया और म्यांमार ने दोनों ने इसके क्रानवे के लिए मंजूरी दे दी। क्लियर। ये देख ली कहाँ पे ये कोलकाता है और ये अपना सितवे है। ठीक है, कौन सी, द पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ कलादन रिवर। किसके ऊपर, ये कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है। तो कौन सी नदी पे है, ये कलादन रिवर पे है। क्लियर। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मतलब मल्टी मॉडल मतलब रेल रूट और सी सारे रूट्स शामिल रहेंगे। क्लियर। चलिए अपन देख लेते हैं कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इट एम एट कनेक्टिंग द ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया को किससे कनेक्ट कर रहा है, सी पोर्ट ऑफ कलकत्ता विद सितवे पोर्ट इन म्यांमार। क्लियर। इसका हिंदी देख लीजिए। भारत और म्यांमार सितवे बंदरगाह के परिचालन की दिशा में काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। बंदरगाह कलादान नदी की मुहाने पर स्थित है और भारत द्वारा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में वित्तोपन किया जा रहा है। क्लियर। फाइनेंस इंडिया प्रोवाइड कर रहा है इसको डेवलपमेंट है। इससे क्या नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी अपनी बढ़ेगी तो वहाँ पे क्या जल्दी से जल्दी अपनी जो लॉजिस्टिक वगैरह हैं, अपन को जो सामान वगैरह पहुँचाना है, जो खदरा सामान अपना वगैरह अपन काफ़ी आसानी से वहाँ पहुँचा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल है अपना 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इंडिया और जापान ने फाइनलाइज किया है 5G कॉर्पोरेशन, 5G की टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कॉर्पोरेशन करने के लिए। क्लियर। क्योंकि अपन जानते हैं कि अपने इंडिया में जो 5G टेक्नोलॉजी थी वो चाइना प्रोवाइड करने वाला था अपनी हवाई कंपनी के थ्रू। मगर अपन जानते हैं कि चाइना के साथ अपना LAC पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रहा है और हवाई कंपनी के ऊपर 4 एलिगेशन लगते हैं, उनके ऊपर ऐसा इनके ऊपर वो लगते हैं, ऐसे केस लगते हैं कि ये जो सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। जो इंडिया की जो सीरियस इन्फॉर्मेशन है, सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो चाइना तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने पूरी दुनिया को सचेत किया था कि हवाई को अपने देश में वो ट्रायल ना करने दें। क्लियर। तो इसी को देखते हुए इंडिया ने भी कैंसिल कर दिया। इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट कैंसिल करता जा रहा है चाइना के। तो इसी तरीके से अब इंडिया चाइना को छोड़ के जापान से कॉर्पोरेशन कर रहा है 5G टेक्नोलॉजी में। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं अपन। देख लिए भारत और जापान ने एक महत्वाकांक्षी समझौते को अंतिम रूप दिया है जो 5G तकनीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सहयोग प्रदान करता है। क्लियर। अपना नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू अपना जो है केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है। क्लियर। अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में देख लिया था कि फिजिक्स में और फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, आज अपना जो नोबेल प्राइज़ रिलेटेड टू क्या है, केमिस्ट्री। ठीक है, इमैनुअल चैपनियर एंड जेनिफर ए डुआंडना, जो कि जो जेनिफर है वो कहाँ की हैं, वो फ्रांस की है और जो जेनिफर है वो USA की हैं। क्लियर। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 2020 का केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए मिला है, जीनोम एडिटिंग। ठीक है, जीनोम एडिट क्या होता है, जो अपन जानते हैं कि अपने जो DNA होता है उसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर। क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन रहते हैं। ठीक है, और जीन क्या होता है, हर जीन कोई ना कोई फंक्शन कर रहा होता है। कोई जीन अच्छे फंक्शन करते हैं, कोई जीन बुरे फंक्शन भी करते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना जेनेटिक बीमारी है,
ठीक है। तो इसको सही करने के लिए जीनोम एडिटिंग आती है। मान लीजिए अपनी जीन है, ठीक है, क्रोमोसोम में यहाँ पे अपनी जीन है, यहाँ पे जीन अपनी ख़राब हो गई है, तो अपन ऐसे इसको एडिट कर देंगे। जैसे अपन एडिट करते हैं ना कि शब्दों को यहाँ पे अपन ने इसको मिटा दिया, ई को यहाँ पे ए कर दिया एडिट करके, तो अपन जैसे मान लीजिए ख़राब जीन है तो इसको निकाल के फिर इसमें कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग से अपन नेक्स्ट दूसरी जीन लगा देंगे, ठीक है। जैसे अपने जीएम क्रॉप होते हैं, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो जीएम क्रॉप में अपन क्या करते हैं, जीएम क्रॉप में जो इसकी कुछ कुछ जैसे अपन ने बीटी ब्रिंजल बनाया था, बीटी ब्रिंजल बनाया था, ठीक है। बीटी ब्रिंजल में तो क्या था, ये एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया, तो उससे क्या फाइट नहीं कर पा रहा था, वो क्या बार बार इस पर अटैक कर रहा था, तो अपन ने इसको ऐसा कर दिया कि अब वो उससे लड़ सकता है, उसकी अपन ने जेनेटिक्स में मॉडिफाई करके उसको ऐसा बना दिया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रिस्पर केस9 एक सीजर होती है जो इसको काटती है, क्लियर। तो क्या हुआ था, अपन पहले तो मुझे काफ़ी पुरानी खोज है, मगर पहले अपन ने इतना रिकॉग्नाइज करके अब जब अपन ने देखा कि कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को ये ठीक कर सकता है, तो उनकी इसी चीज़ के लिए जो जीनोम एडिटिंग क्रिस्पर केस9 टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की थी, उसके लिए 2020 का इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया इन केमिस्ट्री, क्लियर। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये देख लिए, इमैनुअल चार्पनियर और जेनिफर ए डूडना यूएसए ने जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि के विकास के लिए रसायन विज्ञान 2020 में नोबेल पुरस्कार जीता, क्लियर। ये दोनों, जिन दोनों के नाम है आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में क्लियरली कभी भी आ सकता है। चलिए अपन नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अपना कस्तूरी कॉटन। क्या हुआ, 7 अक्टूबर को अपना कॉटन डे होता है, वर्ल्ड कॉटन डे होता है। तो उस दिवस पे अपन जानते हैं कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है, इंडिया एक बहुत बड़ा कपास का उत्पादक है। तो अपनी जो अपनी टेक्सटाइल और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है श्रीमती जुबिन ईरानी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इंडिया के कॉटन के लिए एक तो लोगो लॉन्च किया और उसका पूरी दुनिया में अब नाम जाना जाएगा कस्तूरी कॉटन, ठीक है ना। इंडिया प्रीमियम कॉटन वुड बी नोन एज कस्तूरी कॉटन इन द वर्ल्ड ट्रेड। अब उसको कस्तूरी कॉटन दिया जाएगा और एक उसको टैग दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है कस्तूरी कॉटन इंडिया, ये इसका टैग है, ठीक है। अपनी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और टेक्सटाइल मिनिस्टर है ईरानी जी, उन्होंने ये लॉन्च किया है, क्लियर। चलिए ये देख लीजिए, इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद है। केंद्रीय कपास और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने 7 अक्टूबर 2020 को द्वितीय विश्व कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए पहली बार ब्रांड और लोगो लॉन्च किया। अब भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास, याद रखना किस नाम से, कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा, क्लियर। होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 2 दिन के अपने। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है अपना वो भी किससे रिलेटेड है, नोबेल प्राइज़ से। नोबेल प्राइज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसन और लिटरेचर ये मिल चुके हैं, क्लियर। इकोनॉमिक्स और भी पीस का रह गया है, क्लियर। तो ये देखिए 2020 की नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला हुआ है अमेरिकन पोइट लुइस ग्लुक, क्लियर। लुइस ग्लुक ने डेब्यू किया था अपनी फर्स्ट, जो उन्होंने बनाई थी फर्स्ट बोन, इन्होंने अपनी फर्स्ट किताब लिखी थी, याद रखना कौन है, ये लुइस ग्लुक। इनको 2020 का नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है, साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इन्हें, क्लियर। ये देख लीजिए 2020 साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार अमेरिका कवि लुइस ग्लुक को दिया गया। 1968 में ग्लुक ने अपना पहला कलेक्शन फर्स्ट बोन शीर्षक से बनाया था, क्लियर। चलिए अपना अगला आर्टिकल देखते हैं। अभी क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक हमेशा के पूरे दुनिया के लिए जीडीपी के फोरकास्ट निकालता है, जीडीपी के बारे में बताता है। तो उसी में उसने इंडिया की जीडीपी के बारे में बताया और काफ़ी ज़्यादा निराशक खबर मिली कि उसने इंडिया की जीडीपी को 9.6% घटा दिया है, मतलब माइनस में 9.6, कहाँ इंडिया की इकोनॉमी प्लस में अब -9.6। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को -9.6 से घटा दिया है, क्लियर। तो अपनी जीडीपी जो अब घट चुकी है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अपन, याद रखना -9.6 से वर्ल्ड बैंक ने हटाया है। ये पूछा जा सकता है कि आईएमएफ ने किया है, नहीं आईएमएफ नहीं, वर्ल्ड बैंक ने किया है, ठीक है। इंडिया की जो सबसे बड़ी अपनी जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टिंग कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन में कौन सी आईटी कंपनी बन गई है। इंडियाज लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आईटी
कंपनी ग्लोबली, ठीक है। इसने एसेंचुअर जो इसकी रिवल थी, जो हमेशा फर्स्ट थी, उसको हटा दिया है। क्लियर, ये देख लीजिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता टाटा कंसल्टिंग सर्विस विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान सूचना, याद रखना केवल सूचना प्रौद्योगिकी के कैटेगरी में है ये, बन गई है, क्योंकि बाजार पूंजीकरण के मामले यह पहली बार अपनी प्रतिद्वंदी एक्सेंचुअर से आगे निकल गई है। क्लियर, तो ये आज के जो 9th और 10th के करंट अफेयर थे। क्लियर, होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए चैनल को। क्लियर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन।